Hello everyone, I am Shabnam from Kanika's Nursing Academy. In today's class, we are going to discuss the second part of the scholarship test. In second part of the scholarship test, the questions related to reasoning and GK. So, in first question of the reasoning, a question given is, in a certain code, forgive is written as DPPHGWC. How would request will be written in that code? So this question is related to coding decoding. तो in coding decoding we have a type of question जिसमें हमारे पास जो है एक वर्ड का जो है वो कोड दिया होता है. जैसे forgive का जो हमें कोड दिया हुआ है दैट ये वाला कोड दिया हुआ है, और वैसे ही आपको जो है वो रिक्वेस्ट का कोड निकालना है. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपने बस ये देखना है कि जो फॉरगिव का जो कोड है ये वाला DPPHGWC ये कैसा बना है, और वैसे ही आपको रिक्वेस्ट का कोड बनाना है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम जो है वो फॉरगिव को लिखेंगे. सो फॉरगिव के जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, और ये हमने फॉरगिव के अल्फ़ाबेट्स लिखे, और इसी के नीचे इसके हम कोड के जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे. और इसके जो कोड के अल्फ़ाबेट्स हैं दैट इज़ DPPHGWC. सो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये कोड जो है वो कैसे बना है? तो अगर आपको इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद हैं तो आप इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स लिखोगे और उसमें जो है वो डिफरेंस देखोगे, और जो वो डिफरेंस होगा वही आपका जो है वो लॉजिक होगा जिसको आपने जो है वो नेक्स्ट वर्ड में अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसको हम करके देखते हैं. तो जैसे F जो है इसका अल्फ़ाबेट होता है 6, O का अल्फ़ाबेट होता है 5, R का होता है 18, G का होता है 17, I 9, V 22 एंड E 5. सेम हम कोड फॉर्म के भी अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे. तो ये D का अल्फ़ाबेट जो है दैट इज़ 4, P 6, H 8, G 7, W का है 23 और C का जो है दैट इज़ 3. तो इफ़ वी कंपेयर तो हमें जो डिफरेंस पता लगेगा वो ये है कि 6 से 4 हो गया, तो दैट मीन्स कि फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट में जो है वो -2 हुआ है. तो वैसे ही हम अगर रिक्वेस्ट को लिखते हैं तो रिक्वेस्ट का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट इज़ R, तो उसमें भी क्या होगा -2 होगा. तो अगर आपको R का अल्फ़ाबेट नंबर पता है दैट इज़ 8, तो 18 में इसका जो अल्फ़ाबेट नंबर है दैट इज़ 18, और 18 में अगर हम -2 करते हैं तो दैट इज़ 16, और 16 जो है दैट इज़ अ अल्फ़ाबेट नंबर ऑफ P. सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है हमारे आंसर का वो होगा P. अगर आप ऑप्शंस में देखो तो हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो P है. तो दैट मीन्स कि हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम जो हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. तो ये है 15, ये जो है O 15 है और P जो है दैट इज़ 16, P जो है वो 16. तो मतलब सेकंड वाले अल्फ़ाबेट में जो है वो +1 हुआ है, तो इसमें भी हम +1 करेंगे. और E का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 5, और इसमें अगर हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6. तो हमारा जो अल्फ़ाबेट है जिसका नंबर 6 है दैट इज़ F. सो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ F. एंड इफ़ वी कंपेयर द 2 ऑप्शंस दैट इज़ फर्स्ट एंड 3, तो इसमें जो है 3 ऑप्शन में फर्स्ट अल्फ़ाबेट था P और सेकंड जो है वो है O, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है A. तो इसका आंसर जो होगा A. बट इसको हम आगे भी जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि आगे वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी सही आ रहे हैं. तो इसमें हम नेक्स्ट जो है वो Q है 17, Q 17 में अगर -2 करते हैं तो 15, और 15 जो है वो किसका अल्फ़ाबेट नंबर है 2. अल्फ़ाबेट जो 15 अल्फ़ाबेट नंबर है वो है O का. तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी O. नेक्स्ट जो है दैट इज़ U, एंड U का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है दैट इज़ 21, एंड 21 + 1 करेंगे तो दैट इज़ 22, और 22 जो है दैट इज़ V. सेम E जो है दैट इज़ 5 - 2 3, और 3 जो है दैट इज़ C. अगेन S जो है दैट इज़ 19 + 1
दैट इज़ 20 और 20 जो है दैट इज़ t। नेक्स्ट t20 है और इसमें -2 करेंगे तो दैट इज़ 18 और 18 जो है दैट इज़ r। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द आंसर एंड जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। सो क्वेश्चन इज ई इज़ अ सन ऑफ सी। तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट लाइन जो है वो भूल जाओगे और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को जो है रिमूव करने के लिए हम ये क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ जो है वो सॉल्व करते हैं। और वो जो ट्रिक है उसमें क्या है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हमने एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ करना है और उसी से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम जो फ्लो चार्ट है उसको कैसे बनाएंगे तो वो हम देखते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है कि E इज़ अ सन ऑफ C। E जो है वो सन है किसका? C का। अब E और C में जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है? सेकेंड जनरेशन का रिलेशन है। और जो सेकेंड जनरेशन का रिलेशन है उसमें हमारे पास जो बड़ा रिलेशन होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और छोटा रिलेशन जो है उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे तो E सन है तो दैट मीन्स कि E जो है वो छोटा रिलेशन है और उसको हम रखेंगे नीचे। तो ये हमारे पास होगा E जो है वो सन है किसका? C का। तो E सन है तो दैट मीन्स कि E जो है वो मेल है तो उसको हम जो है वो प्लस से डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास फीमेल है तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है D इज़ अ हस्बैंड ऑफ C। अब D जो है दैट इज़ अ हस्बैंड ऑफ C। D हस्बैंड है तो C ऑटोमेटिकली जो है वो वाइफ होगी और वाइफ है तो दैट मीन्स कि फीमेल। तो यहाँ से हमें जो है वो फीमेल का जेंडर पता C का जो है वो जेंडर पता लग गया कि जो C है दैट इज़ अ फीमेल। नेक्स्ट दिया हुआ है B इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ D। तो दैट मीन्स कि D और B में जो रिलेशन है दैट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन रिलेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो रिलेशन होता है उसको हम सेम लेवल पे एरो दे के ड्रॉ करते हैं। सो हेयर वी राइट B। नेक्स्ट गिवन है G ओनली डॉटर ऑफ D। तो दैट मीन्स कि G जो है वो D की डॉटर है तो इसको हम कहाँ पे राइट करेंगे? यहाँ पे। और डॉटर है तो दैट मीन्स कि वो फीमेल है तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट दिया है F इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ E एंड G। If C and D are husband and wife, so obvious E and G जो है वो brother and sisters होंगे। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है F जो है वो उनकी मटरनल आंट है। तो मटरनल आंट है तो मतलब वो किसकी साइड से होगी? मदर की साइड से। तो मदर की साइड से दैट मीन्स कि F जो है दैट इज़ दी सिस्टर ऑफ C। दैट इज़ दी सिस्टर ऑफ C। So this information has been given in the question and we draw in a diagram form, and from here we get the answer. Now the question is how B related to E. How B related to E. So in this question if you see B is here and E is here. So B जो है वो E के फादर का भाई है तो दैट मीन्स कि जो B है वो क्या होगा? अंकल होगा किसका? E का। सो हेयर वी हैव अ आंसर इज अंकल, ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन we have related to ranking and the question given is Amit rank is 16 from right side and 18 rank from left side in a row. Calculate how many persons standing in a row. So in case of ranking same person have given a 2 positions and if same person have given a 2 position, from here we get the total number of persons sitting in a row. And how we find the total? So here we have a formula that is first position
फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन, तो एज द पोजीशंस गिवन इज 16 एंड 18, तो इफ़ वी ऐड 18 और 16, अगर हम 16 और 18 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास टोटल आ जाता है कितना, 34, वो आता है हमारे पास 34। बट यहाँ पे आंसर जो है वो 34 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने अमित को जो है वो राइट साइड से भी काउंट किया है और लेफ़्ट साइड से भी काउंट किया है, मतलब एक पर्सन है जिसको हमने डबल काउंट किया है। तो जितना हमारे पास टोटल आया है, अगर इसमें से हम डबल काउंटिंग को, एक जो डबल काउंटिंग हुई है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर आ जाएगा। तो अगर आपके पास जो है रैंकिंग से रिलेटेड, चाहे वो रैंकिंग टॉप से है, चाहे बॉटम से है, चाहे लेफ़्ट से है, चाहे राइट से है, 2 रैंकिंग गिवन है, तो उससे आप जो है वो टोटल जो है नंबर निकाल सकते हो। और वो टोटल नंबर कैसे निकाल सकते हो? दोनों पोजीशंस को प्लस करो और -1 करो। और -1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सेम पर्सन को जो है वो 2 साइड से काउंट कर रहे हैं, तो इसी डबल काउंटिंग को रिमूव करने के लिए हम टोटल में से माइनस करते हैं और उससे हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन। सो हेयर वी हैव अ आंसर इज 33, दैट इज ऑप्शन सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन we have is related to the direction. Next question that is the related to direction, and the question is Sumit walked 60 meter to east. So whenever we have a questions related to direction, so first we need to write the 4 directions. As we all know, there are 4 directions, and what are the 4 directions? That is north, south, east and west. And in directions mostly the confusion related to the direction is that is left and right, कि जो हमें डायरेक्शन में मेन कन्फ्यूजन होता है वो लेफ़्ट राइट का कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है, उसी डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट आपने जो है वो लेफ़्ट राइट ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने डायरेक्शंस ड्रॉ की हैं तो नॉर्थ का जो लेफ़्ट होगा दैट इज़ टूवर्ड वेस्ट और राइट जो है दैट इज़ टूवर्ड्स ईस्ट, और इसी के विद रिस्पेक्ट हम सबके जो है बाकियों के लेफ़्ट राइट को मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ़्ट राइट। सो तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सुमित वॉक 60 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो अगर सपोज़ करो सुमित जो है वो यहाँ पे जो है वो खड़ा है, तो अब यहाँ से वो ईस्ट में गया और ईस्ट में वो कितना गया, 60 मीटर। तो सपोज़ वो इस साइड 60 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट है ही टर्न लेफ़्ट। अब आप देखो, अब वो ईस्ट की तरफ गया है और यहाँ से उसने जो है वो लेफ़्ट टर्न लिया है। तो अब यहाँ पे हमें जो कन्फ्यूजन होता है कि हमने लेफ़्ट किस साइड लेना और राइट को किस साइड लेना है। तो अगर आपने ऐसे इसको ड्रॉ किया है और लेफ़्ट राइट को मार्क किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है जिस भी डायरेक्शन में जो पर्सन है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका लेफ़्ट और राइट को टर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे गिवन है ईस्ट का जो लेफ़्ट है वो अपवर्ड है, राइट जो है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ से पर्सन ने जो है वो लेफ़्ट टर्न लिया है, और तो यहाँ से लेफ़्ट लिया है, तो दैट मीन्स कि पर्सन जो है वो अपवर्ड मूव किया है। तो इसको हम अपवर्ड मूव करेंगे, और वो कितना मूव किया है उसने, 50 मीटर। तो दैट मीन्स कि वो नॉर्थ वाली साइड गया, कितना, 50 मीटर। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया है, तो अब जो पर्सन है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, तो वो है नॉर्थ वाली साइड। तो अब जो लेफ़्ट और राइट है वो हमने किसका चेक करना है, तो वो चेक करना है हमने नॉर्थ का। तो अब नॉर्थ का जो राइट है इस साइड है, तो दैट मीन्स कि जो पर्सन है वो इस साइड को मूव करेगा, और वो राइट साइड मूव किया है और उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, तो दैट इज़ 70। तो यहाँ से वो राइट मूव किया और उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो मूव किया कितना, 70। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया। अब नेक्स्ट जो पर्सन है उसी ने जो टर्न लिया है दैट इज़ राइट टर्न। तो अब देखो पर्सन की जो डायरेक्शन है दैट इज़ टूवर्ड्स ईस्ट। अब जो उसने लेफ़्ट और राइट टर्न लेना है वो किसके विद रिस्पेक्ट लेना है, ईस्ट के विद रिस्पेक्ट। तो अब आप देखो ईस्ट का जो राइट है वो डाउनवर्ड है और जो
लेफ्ट है दैट इज़ अपवर्ड, और यहाँ पे जो पर्सन है उसने जो टर्न लिया है दैट इज़ राइट। तो दैट मीन्स कि जो पर्सन है वो किस साइड मूव करेगा, नीचे वाली साइड मूव करेगा। और कितना मूव कर रहा है वो 50 मीटर मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो इस साइड को नीचे आएगा, और कितना आया वो 50। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये अगर 50 है तो ये भी हमें 50 गिवन है, तो अगर ये 70 है तो ये भी तो 70 होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 70 मीटर होगा। अब हमें जो है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पर्सन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो अब पर्सन जो है वो उसने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था और वो यहाँ पे पहुँच गया। तो आप देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 60 डिस्टेंस है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 60 है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 है। तो यहाँ से चलना शुरू किया था और वो यहाँ पे पहुँच गया, और उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, 60 + 70, तो दैट इज़ दी 130, दैट इज़ दी 130। तो दैट मीन्स अ पर्सन इज़ 130 मीटर far from the starting point. So here we have a answer is 4, that is 130 meter. So this is a question related to direction. Next question we have is related to percentage. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट वो परसेंटेज से रिलेटेड है, और हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि द इनकम ऑफ अनीता एंड सुनीता, अनीता और सुनीता की जो इनकम दी हुई है वो कितनी दी है, 8,000 एंड 10,000, और बोला है कि हाउ मच परसेंट सुनीताज इनकम इज़ मोर देन अनीताज इनकम, कि जो सुनीता की इनकम है वो अनीता की इनकम से कितने परसेंट जो है वो ज़्यादा है। तो जब भी आपने परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो पहले उस परसेंट की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। परसेंटेज जो है वो हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमें जो है उस परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये बोला गया है कि सुनीता की इनकम जो है वो अनीता की इनकम से कितना ज़्यादा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो अनीता है उसकी इनकम है 8,000, और जो सुनीता है उसकी इनकम कितनी है, 10,000। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 2,000। तो दैट मीन्स कि जो सुनीता है उसकी इनकम है 2,000 ज़्यादा। ये जो इनकम है ये रुपीज़ में है, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो अब जो परसेंटेज हमें पूछा है उसकी वैल्यू है 2,000। अब ये जो 2,000 है ये कितना परसेंट है किसका, अनीता की इनकम का। तो इसको हम परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि पहले तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब मुझे इंक्रीज़ परसेंटेज निकालना है, बट मैंने यहाँ पे देखा कि कितना इंक्रीज़ है, 2,000। तो मैंने परसेंटेज की वैल्यू निकाली अपॉन ये जो वैल्यू है ये किसके विद रिस्पेक्ट है, तो किसके विद रिस्पेक्ट है, अनीता की इनकम से। तो हमने जो इंक्रीज़ देखना है वो अनीता की इनकम से देखना है। तो यहाँ पे जो अनीता की इनकम है वो कितनी है, 8,000, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 400, और इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 25%। ठीक है, तो this is a question from percentage. So next question we have is related to ratio. next question जो है वो question है रेशियो से रिलेटेड, और हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मण एंड राम इज़ 4:5। सो जब भी हमें जो है ये रेशो गिवन होती है तो ये रेशो जो है वो किसी नंबर का मल्टीपल होती है, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो अब हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर की रेशो गिवन है, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये 2 पर्सन्स का है, किसका, लक्ष्मण और राम का। और नेक्स्ट हमें दिया है कि जो राम है वो कितने रुपीज़ को वो कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, दैट इज़ 25,000।
25,000। तो यहाँ से जो है हमें जो डाटा मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है कि अगर रेशो में आप देखो तो राम की जो रेशो है वो कितनी है 5। तो रेशो को हम हमेशा जो है वो x के मल्टीपल में लिखते हैं, दैट इज़ 4x एंड 5x। अब अगर रेशो में देखा जाए तो रेशो में ये गिवन है कि जो राम है वो 4x जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, बट जो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है दैट इज़ 25,000। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो 5x है उसकी हमें वैल्यू गिवन है कितनी 25,000। तो यहाँ से हमें हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम जो है वो x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5,000। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही हमें क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मण। और लक्ष्मण का जो एक्सपेंडिचर है वो है 4x और x की हमने वैल्यू निकाली कितनी 5,000। तो 4 इंटू 5,000 हम करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2,000। तो दैट मीन्स कि जो लक्ष्मण है वो 2,000 रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था वो रेशो से रिलेटेड था। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 10,000 एंड इफ़ शॉपकीपर हैज़ टू अर्न प्रॉफिट 20,000 व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब हमें यहाँ पे जो है वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उस आर्टिकल को बेचने पे हम जो शॉपकीपर है वो 20% जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। तो उसको जो है वो कितने प्राइस पे, कितने सेलिंग प्राइस पे उसको सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, एंड इफ़ अगर आपको जो है वो सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हमने इसको उल्टा करना होता है। ये होता है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इंटू सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो है वो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो दैट मीन्स कि हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ऊपर वाला यूज़ करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो 100 प्लस 20 दैट इज़ 120 अपॉन 100 और हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 10,000। तो इसको हम करेंगे 10,000, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12,000। सो आंसर इज़ 12,000। तो इस क्वेश्चन को हम अदर तरीके से भी, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देखो ये जो 20% जो प्रॉफिट हो रहा है ये किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस का सीधा 20% निकाल देंगे और उसको जो है हम कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे। अब इसका अगर 20% निकालोगे तो वो कितना आएगा 2,000 और 2,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें जो है वो सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसको जो है वो 2,000 जो है वो 10,000 में प्लस कर देगा। तो मतलब वो अगर 12,000 में उसको बेचेगा तो उसको 20% का जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 12,000, ऑप्शन ए। So next question we have again related to percentage and profit loss. The question is the cost price of a watch is, question is cost price जो है वो हमें दिया हुआ है 1600 और उसको जो है उसने बेचा है 2000 में और आपको बताना है कि what is the profit percentage।
तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि किसी भी वैल्यू की अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो पहले आपको प्रॉफिट पता होना मतलब उसकी परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट जो होता है दैट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो है दैट इज़ 2000 और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1600। तो अगर हम 2000 में से 1600 को माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 400। तो मतलब अगर रुपीज़ में देखें तो प्रॉफिट जो है वो 400 रुपीज़ का है। अब ये देखना है कि जो 400 है वो कितने परसेंट है और इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। तो जो प्रॉफिट लॉस होता है ये हमेशा हम जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। तो अगर प्रॉफिट जो है वो 400 है, कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज़ हमारे पास है 1600 और परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ डी, दैट इज़ 25%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज़ रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट से। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अमन बोरो 15,000 रुपीज़ एट अ रेट ऑफ एक मिनट। क्वेश्चन है अमन बोरो 15,000 रुपीज़ एट अ रेट ऑफ 20% और जो है टाइम पीरियड उसका है 2 ईयर और आपको बताना है कि उसने जो है वो कितना सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पे किया है 2 साल के बाद। तो जब भी आप जो है वो लोन लेते या देते हो उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड लिमिट में जो है आप लोन लेते हो और उसके ऊपर जो है जो लोन लेते हो तो जिससे भी आप लोन ले रहे हो उसको क्या प्रॉफिट होगा, वो जो है आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन देता है कि दैट मीन्स कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम आपको इतने % जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए आपके पास एक होती है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है टाइम पीरियड। ठीक है, और इससे हमारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ PRT अपॉन 100। P जो है दैट इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट, R जो है दैट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T जो है दैट इज़ अ टाइम पीरियड। सो इफ़ वी पुट द वैल्यूज़ दैट इज़ 15,000, R जो है वो है 20,000 और टाइम जो है वो है 2 और अपॉन 100। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, आंसर नंबर सेकेंड दैट इज़ 6,000। इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं कि अब जो हमें 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम वो 20% पे कर रहे हैं, तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का जो है वो 40% होगा। तो अगर सिंपल हम 40% जो है वो 15,000 का निकाल लें तो वो क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप 40% ऑफ 15,000 निकालते हो तो वो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया, इसको कट करोगे और 15 4 ज़ा 60 और 2 0 एक्स्ट्रा तो दैट इज़ 6,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी सिंपल इंटरेस्ट और इस क्वेश्चन में गिवन है हाउ मच टाइम विल इट टेक for an amount of rupees 450 to yield 81 as a interest at 4.5 per annum of simple interest। तो अब यहाँ पे हमें जो है वो रेट % गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और हमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। अब यहाँ पे हमने जो है वो टाइम पीरियड को निकालना है, तो इसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो अब यहाँ पे हमें जो है वो T की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं T इज़ इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट
अपॉन P इंटू आर। सो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 100 सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है दैट इज़ 81। सो 81 प्रिंसिपल जो है वो है 450 और हमारे पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4.5। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, इसको 5 पे टेबल पे कट करेंगे, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया और 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। सो 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और इसको हम 0.5 कर सकते हैं और ये हो गया हमारे पास आ गया 2/0.5। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने 2 के साथ 0 लगा दी अपॉन 5, तो ये कट के आ गया हमारे पास 4%। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 4 ईयर। तो टाइम पूछा है तो आंसर जो है वो 4 आया है, तो दैट मीन्स कि 4 ईयर हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। एंड इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब यहाँ पे जो है वो A का टाइम पीरियड दिया है 15 डेज़ कि A किसी काम को 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है और B जो है उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर वो दोनों मिलके जो है वो काम करते हैं तो काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो हमें टाइम पीरियड गिवन है। अब यहाँ से जो टाइम पीरियड से हम जो है वो वर्क निकाल सकते हैं कि दोनों ने जो काम है वो कितना किया। काम दोनों के लिए जो है वो सेम है, तो वर्क को हम कैसे निकालेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम, तो टाइम से हम निकालते हैं टोटल वर्क और टोटल वर्क से हम निकालते हैं एफिशिएंसी कि जो पर्सन है वो पर डे में कितना काम कर रहा है, उसकी पर डे की क्या एफिशिएंसी है काम को करने की। तो अगर हम A का टाइम लेंगे तो वो है 15 डेज़। A का हम अगर टाइम लेते हैं तो वो है 15 डेज़ और B का जो टाइम है दैट इज़ 10 डेज़। और दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, दोनों का जो एलसीएम होगा दैट विल बी द टोटल वर्क। तो 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 30। तो 30 यूनिट जो है दैट इज़ अ टोटल वर्क जो A ने भी किया है। A ने उसको जो है वो 15 दिन में किया है और B ने जो है उसको 10 दिन में किया है। तो यहाँ से जो है हमें दोनों की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एफिशिएंसी मतलब A पर डे में कितना काम कर रहा है, B जो है वो पर डे में कितना काम कर रहा है। तो A की जो एफिशिएंसी होगी दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम, तो दैट इज़ 2 और B की जो होगी दैट इज़ अगेन वर्क अपॉन टाइम दैट इज़ 30 अपॉन 10, तो वो आ गया हमारे पास 3। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वर्क जो है वो दोनों के लिए कांस्टेंट है, वर्क जो है वो दोनों के लिए सेम है, दैट मीन्स कि कांस्टेंट है। और यहाँ से जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एफिशिएंसी का। टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, टाइम की। तो दैट मीन्स कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होगी। जो जितने ज़्यादा दिन लेगा टाइम को करने के लिए उसकी एफिशिएंसी जो है कम होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको जो है वो काम करने में टाइम पीरियड जो है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो A की एफिशिएंसी जो है वो है 2 यूनिट और उसको जो है वो टाइम लग रहा है कितना, 15 डेज़, ठीक है। और B की एफिशिएंसी जो है वो है 3 यूनिट और उसको जो टाइम पीरियड लग रहा है 10 डेज़। तो जितनी एफिशिएंसी कम होगी टाइम पीरियड उतना ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ से हमने जो है वो A और B की एफिशिएंसी निकाल ली। A और B की जो एफिशिएंसी है ये क्या है, A जो है वो एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है, इसीलिए जो है वो 30 यूनिट काम जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सेम वे जो B है वो 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो टोटल जो 30 यूनिट काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 10 डेज़ में। तो अगर हम दोनों को एक साथ काम करवाते हैं तो दोनों एक साथ जो है एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर A जो है वो 2 यूनिट कर रहा है, B जो है वो 3 यूनिट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि 5 यूनिट जो है वो दोनों काम करेंगे अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों जो है वो 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल काम जो है वो है 30 यूनिट। तो हमारे पास
ए और बी का जो टाइम पीरियड आएगा 30 यूनिट जो काम है वो कितने दिन में करेंगे, तो वो आ जाएगा 30/5, तो दैट इज़ दी 6 days, that is the 6 days. So here we have a answer is option number 3, that is 6 days. So next question we have is related to average speed, related to average speed. Question given है, a man goes from A to B at a speed of 20 km/h and come back to A at a speed of 30 km/h. Find his average speed for the entire journey. तो अब अगर आप यहाँ पे देखो कि एक पर्सन जो है वो A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा है, कितनी स्पीड से, 20 km/h की स्पीड से, और वहीं से वो वापस आ रहा है कितनी स्पीड से, 30 km/h की स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम है तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो अगर इसको हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो ये कितना हो गया 50। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आ गया कितना 1200 अपॉन 50, 1200 अपॉन 50। 10 से 10 कैंसिल होगी, इसको कट किया तो ये आ गया हमारे पास 24 km/h। तो अगर पर्सन जो है वो A से B जा रहा है 20 km/h की स्पीड से, और B से अगेन वो A को वापस आ रहा है 30 km/h की स्पीड से, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज़ दी 24। सो आंसर इज़ 24 km/h, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू स्पीड। अब यहाँ पे जो गिवन है दैट इज़ व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय अ बस मूविंग एट 70 km/h इन 30 सेकेंड। अब आपको बताना है कि एक बस जो है वो 72 km/h की स्पीड से जो है वो चल रही है, और उसने जो है वो कितने टाइम पीरियड चली है, तो दैट इज़ 30 सेकेंड। तो इस टाइम पीरियड में उसने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। बट इस केस में आपने ये भी चेक करना है कि दोनों के यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस जो है वो km/h की स्पीड, जो स्पीड है वो आपको km/h की स्पीड से दी हुई है, तो आपको जो टाइम है वो किस में लेना है, आवर्स में लेना है। बट आपको यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, सेकंड्स में दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि अब आप जो है उसको टाइम को कन्वर्ट करोगे या स्पीड को कन्वर्ट करोगे, बट आपको जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में पूछा हुआ है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में करोगे। तो अगर आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है तो आपका जो टाइम होगा वो सेकंड्स में होगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि अब यहाँ पे 72 km/h है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं 1000। तो इसको हम करेंगे 1000 अपॉन, अब आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, आवर्स को हमने क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 60 इंटू 60, तो इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 5/18, 72 इंटू 5/18। याद रखना है कि अगर आपको जो है वो स्पीड km/h में दी है और आपको जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो है वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 1000 अपॉन 60 इंटू 60 आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको स्पीड गिवन है उसको 5/18 से
जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको उल्टा कर दो, जो भी स्पीड गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, क्योंकि अब अगर इसको जो है उल्टा करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू कट के आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका ऑपोजिट आ जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है वो 5/11 से भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसको हम देखेंगे तो 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड आई है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर हमारे पास 20 है और टाइम जो है वो है 30, तो 20 इंटू 30 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 600 मीटर। सो हमारा आंसर जो है दैट इज़ 600 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एवरेज। हमें दिया हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स, और हमें नंबर्स गिवन है दैट इज़ 87, 84, 86, 90, 82, 88 और 78। अब जो एवरेज होती है, एवरेज का जो फॉर्मूला है दैट इज़ सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट मीन कि जो भी हमें नंबर्स गिवन है अगर उसको हम प्लस करते हो तो दैट इज़ सम, और अपॉन में जितने वो नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे, दैट विल बी द टोटल नंबर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 87 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 90, 82 प्लस 88 और प्लस 78 को प्लस करते हैं और टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7, तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये आता है हमारे पास 595 अपॉन 7, और इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 8 दा 56, 3 रिमेनिंग 35, तो 7 5 ज़ा 35। सो आंसर इज़ 85, ऑप्शन नंबर 1. So this is a question from average. So next question we have is again speed से question है। अब हमें सिंपल स्पीड गिवन है, द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 36 किलोमीटर। स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर दी हुई है और आपको जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में पूछा है। अब आपको जस्ट स्पीड के यूनिट्स को चेंज करना है, जो आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है उसको आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर आपको जो है वो स्पीड किलोमीटर्स में दी है, तो अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप जो है 5/18 करोगे। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, दैट मीन्स कि अगर आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आप बड़ी वैल्यू दैट इज़ 18/5 करोगे, और अगर आपको बड़ी यूनिट्स से छोटे यूनिट में आना है तो उस केस में आप स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। तो इसको भी हम डायरेक्ट 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बड़े यूनिट से जो है वो छोटे यूनिट में जाना है। तो 36 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ सी, दैट इज़ 3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है that is related to current affair. So these are the questions that is related to math और reasoning, quantitative aptitude and reasoning. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है करंट अफेयर से और जीके से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीके करंट अफेयर से है। हमें क्वेश्चन है द impay.me इज़ अ पर्सनलाइज्ड UPI पेमेंट लिंक लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो ये जो UPI का एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो है ये कंपनी है जिसका नाम है मोबिक, जिसने ये जो है वो लिंक जनरेट किया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
तो ये भी जो बाकी सारे ये जो ऐप्स हैं इनसे हम जो है वो इजीली जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये इसके बारे में सबको पता है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आज के टाइम पे जो है वो सारे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जो कॉमन है, ये थोड़ा न्यू है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने याद रखना है कि ये जो न्यू लिंक है दैट इज़ impay.me जो है ये कौन से कंपनी ने जनरेट किया, तो दैट इज़ मोविक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एज़ वी ऑल नो कि आजकल कोविड-19 का जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रकोप चल रहा है। काफ़ी जो है कंट्रीज़ जो हैं इससे लड़ रही हैं। इसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी डाउन हो गई है। वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इसको टैकल करने के लिए। तो इसके लेवल जो डिज़ीज़ से रिलेटेड जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं WHO, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु इज़ इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके दो जो है वो बॉडीज़ होती हैं, एक होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और सेकेंड बॉडी जो होती है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके जो है रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं और इनके जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अचीवमेंट की बात है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो चेयरमैन हैं वो इंडिया से अपॉइंट हुए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद करना है कि जो WHO है उसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इन्होंने जो है वो किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने जापान के जो है मिस्टर हिरोकी नाकातानी को जो है वो रिप्लेस किया है। और इनका जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो ये 1 ईयर के लिए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और WHO का जो हेडक्वार्टर है इस पे जो है रिसेंटली क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। तो ये याद रखना है कि जो WHO का हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और WHO के जो वो हैं जनरल डायरेक्टर जनरल हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं करंट वो है टेड्रोस Adhanom. He is the current Director General of WHO and he belongs to Libya. Next question we have is the first batch of Rafale aircraft landed at which Indian Air Force station? तो ये तो सबको पता है कि जो है इंडिया ने नया एयरक्राफ्ट जो है वो बाय किया है दैट इज़ राफेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री से इसको बाय किया है, तो ये याद रखना ये फ्रांस से बाय किया है। और टोटल जो है वो कितने बाय किए हैं इंडिया ने, तो वो 36 किए हैं, जिसमें से जो है वो 5 इंडिया को मिल गए हैं। और इसको जो है हमने कहाँ पे प्लेस किया है, तो इसको जो है हमने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे जो है इसको हमने प्लेस किया है। तो हेयर आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 5 दैट इज़ अंबाला एयरफोर्स बेस। So next question is the new education policy. This is the most important question. After the 34 year, the government of India has approved a new education policy that is a National Education Policy 2020 and it replaces which previous national education policy, तो that is the 1986। तो ये जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है इसने कौन सी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है, तो वो किया है 1986, ठीक है। तो इससे पहले जो है वो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी थी जो कौन से ईयर की थी, वो 1986 की थी। तो इंडिया में आज तक जो है वो 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में
सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, जिसको 1991 में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है दैट इज़ 2020। तो दिस इज़ दी थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है। तो दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो के कस्तूरी रंगन जो है कमेटी है जिन्होंने इस 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो रिकमेंड किया है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी। और इस एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंडर जो है इन्होंने रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट जो है उसको 6% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन we have is again related to Ministry of Education, new education. So next question is which ministry has been renamed as a Ministry of Education? So as we already discussed the previous question, Ministry of Education, that is HRD ministry, introduced a new education policy, that is National Education Policy 2020. Or what changed in this new education policy, that is the change the ministry's name, that is rename the Ministry of Education. पहले जो थी that was the HRD ministry, अब इसको जो है वो Ministry of Education कर दिया। तो इसमें हमारा जो आंसर है that is 3, that is Ministry of Human Resource Development। पहले जो HRD ministry थी अब इसको जो है again कर दिया है Ministry of Education। and current Minister of Education जो है वो है Mr. रमेश पोखरियाल। So next question we have is where is the headquarter of UNICEF? तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है वो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। और यूनिसेफ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल एजेंसी है यूएन की, जिसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन में है। नेक्स्ट है हु इज़ द रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो करंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो है मिस्टर नितिन गडकरी। तो इसका आंसर है 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज़ कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? सो अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट जो है इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 1976 में हुई थी। इसमें जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है वो चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है। दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट और ये 1976 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया? तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं और हर स्टेट में एक गवर्नर होता है और दैट इज़ इक्वलेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जितने भी जो गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, उन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो गवर्नर होता है ये रिस्पेक्टिव स्टेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन we have is the last question. Which of the following state is not crossed by Tropic of Cancer? Tropic of Cancer is a line that passes from the center of India. इक्वेटर जो है वो अर्थ के सेंटर से पास होती है, बट क्वेश्चन आता है कई बार कि इंडिया के सेंटर से जो है वो कौन सी लाइन पास होती है। तो इंडिया के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ के जो सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेट में से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होती, तो वो है उसका आंसर जो है दैट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होती। और कौन सी अदर स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम।
So these are the 8 states through which Tropic of Cancer passes. So this is all about the discussion. I hope you enjoyed the discussion. Thank you so much.